हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। आप देख रहे हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे आज बीबीआईएन इनिशिएटिव के बारे में। बीबीआईएन का मतलब बीबीआईएन चार ग्रुप का एक सब रीजनल आर्किटेक्चर है। चार कंट्रीज कौन कौन सी है? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है और नेपाल है। ये कहाँ पड़ता है? ईस्टर्न साउथ एशिया में पड़ता है, जो कि साउथ एशिया के अंदर है। साउथ एशिया में कंट्रीज आप देखोगे तो इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। ये कंट्रीज मिला के कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग? साउथ एशिया। साउथ एशिया का ईस्ट वाला पोर्शन आप देखोगे तो इसमें नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश और इंडिया को भी आप काउंट कर सकते हो। तो ये आप मान सकते हो कि साउथ एशिया का ईस्टर्न रीजन है। ये इन चारों कंट्रीज ने मिलके एक सब आर्किटेक्चर ज्वाइन किया, बनाया, जिसको किसके लिए काम करेंगे? ये लोग वाटर रिसोर्स के मैनेजमेंट के लिए काम करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए काम करेंगे, पावर के लिए काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो बात ये आती है, जब साउथ एशिया के लिए ऑलरेडी सार्क था तो बीबीआईएन की जरूरत क्यों पड़ी? तो इस पे डिस्कस कर लेते हैं। साउथ एशिया जो है, साउथ एशिया में हिस्ट्री और कल्चर शेयर्ड है। चाहे आप इंडिया की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, बांग्लादेश की बात कर लो, हम लोग एक कॉमन हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सबका कल्चर क्या है? ऑलमोस्ट सेम, सिमिलर सा, मिलता जुलता है। फिर भी हम पूरे वर्ल्ड में जो इंटीग्रेटेड रीजन होते हैं उसमें हम लीस्ट इंटीग्रेटेड है। चाहे हम यूरोप की बात कर लें, चाहे साउथ ईस्ट एशिया जिसमें कि सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड आते हैं, इन कंट्रीज के कंपैरिजन में, इन रीजन के कंपैरिजन में हमारा एक दूसरे से लगाव, जुड़ाव, अटैचमेंट, इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा कम है, जिससे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत ज्यादा हैम्पर होता है। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इंट्रा ट्रेड सिर्फ 5% है। इंट्रा ट्रेड मतलब एक कंट्री का दूसरी कंट्री से। इंटरनल ट्रेड जो साउथ एशिया के अंदर की कंट्रीज हैं उनमें ट्रेड सिर्फ 5% ही कर पाते हैं। इसको अगर हम आसियान से कंपेयर करें, आसियान मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो एसोसिएशन है उससे, तो उसमें इंट्रा ट्रेड वो लोग 25% करते हैं। मतलब सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये आपस में मिलके 25% का इंट्रा ट्रेड करते हैं। और यूरोप की बात करें, यूरोपियन यूनियन की, तो 60% ट्रेड वो अपने कंट्रीज में करता है, बाकी का रेस्ट 40% वो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड से करता है। तो कंपैरिजन में ये देखा कि हम लोग क्या है? लीस्ट इंटीग्रेटेड है। तो इससे क्या होगा? डेवलपमेंट बहुत कम हो गया है, डेवलपमेंट बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, और यहाँ पे देखोगे गरीबी और बाकी चीजें, पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। इससे नुकसान जो हो रहा है छोटी कंट्रियों को बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मतलब जिनका सी बॉर्डर नहीं है, जैसे कि नेपाल और भूटान। तो इनका जो इंटीग्रेशन है वर्ल्ड से काफी पुअर हो जाता है। इंटीग्रेशन पुअर होने से क्या होगा? ये मार्केट में बहुत पिछड़ जाएंगे, इनका जीडीपी बहुत तेजी से राइज नहीं कर पाया है और एक डिसएडवांटेज्ड पोजीशन फेस करते हैं। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए जब सार्क की मीटिंग हुई थी, 18th समिट 2014 में, जो काठमांडू में हुई थी, तो ये बात किया गया कि रोड एंड रेल नेटवर्क बनाया जाए पूरे सार्क के अंदर, जिससे साउथ एशिया को क्या कर सके? कनेक्ट किया जा सके। लेकिन वहां पे पाकिस्तान मुकर गया। अब पाकिस्तान मुकर गया तो बात यह आई कि इंडिया और बाकी जो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ने ये मिलकर सोचा कि क्यों ना हम लोग ऐसा रोड एंड रेल नेटवर्क स्टार्ट कर दे, जिससे बीबीआईएन कंट्री इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया। इनमें इन चारों कंट्रियों ने मिलकर मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन कर लिया 15 जून 2015 को भूटान में, थिम्पू में। तो इसमें क्या था? इसमें यह था कि सारी जो चारों कंट्रीज हैं अपने ट्रैफिक राइट्स एक दूसरे कंट्रीज के साथ क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, जिससे कि पैसेंजर का मूवमेंट, पर्सन का मूवमेंट, कार्गो मूवमेंट, ये चारों कंट्रीज में बहुत इजी हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बोला था कि वो क्या करेगा? इसमें पैसे देगा, फंड लगाएगा, कोऑपरेट करेगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड को, कनेक्टिविटी को डेवलप करवाने के लिए। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जो आसाम है, मेघालय है, ये बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड हो जाएंगे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सब कंट्रीज से। ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या पड़ता है? देखो, ये बॉर्डर है, बॉर्डर पे अगर मान लो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रक जा रहे होते हैं, तो होना ये होता है कि यहाँ पे ट्रक को रोक दिया जाएगा, वहां से लोडिंग अनलोडिंग करके दूसरे ट्रक में, जो बांग्लादेश का ट्रक है, उसमें डाल दिया जाएगा। और फिर इस ट्रक से, क्योंकि ये बांग्लादेश का नंबर लेके रखेगा, और यहाँ से ये दूसरी ट्रक यहाँ अंदर जाएगी, तो इसमें क्या होगा? इसमें बहुत टाइम खराब होगा, बहुत एनर्जी वेस्टेज होगा,
और इफेक्टिवली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ते जा रहे थे। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। तो ये ट्रांसशिपमेंट को एलिमिनेट करेगा। इससे क्या होगा, टाइम कम होगा, कॉस्टली प्रोसेस कम होगा और बिजनेस और ज्यादा फैसिलिटेट हो जाएगा एक दूसरे कंट्रीज के बीच में। साथ साथ कंटेनराइज्ड मूवमेंट ऑफ कार्गो बनेगा, इसको हम कंटेनर बोलते हैं। तो ऐसे मूवमेंट ऑफ कार्गो जो होगा, शिपमेंट वगैरह जो होगा बॉर्डर पे, वो ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि ट्रेड फैसिलिटेशन होगा और कॉस्ट जो है काफी कम हो जाएगा। ठीक है, ओईसीडी ने ऐसा कहा है कि अगर 10% इंप्रूवमेंट हम लोग कर दें ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट 30% बढ़ जाएगा। ओईसीडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया, इसके बारे में अलग से जानना है तो आप वहां पे देख सकते हो। तो उसका ये मानना है कि देखो ये बॉर्डर है, बॉर्डर पे देखो फैसिलिटीज के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम अच्छे रोड बना दें, अच्छा बाकी चेकिंग वेकिंग की जो व्यवस्था है वो इम्प्रूव करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्टर करते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़िया कर दें, तो इससे क्या होगा, इससे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है 30%, 10% इंप्रूवमेंट में ही 30% बढ़ जाएगा। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा चारों कंट्रीज को। बाद में रेल के साथ, रोड के साथ रेल कार्गोज और शिपमेंट रेल नेटवर्क बनाने की भी बात कही जा रही थी इन चारों कंट्रीज के बीच में। लेकिन चैलेंज आ गया। चैलेंज ये हुआ कि चारों कंट्रीज ने इसको रेटिफाई नहीं किया। इंडिया तो कर गया, नेपाल भी कर गया, बांग्लादेश भी कर गया, बट भूटान नहीं किया। और बात ये हुई थी कि जब तक चारों कंट्री रेटिफाई नहीं करेंगी, रेटिफाई मतलब उनके जो पार्लियामेंट है वहां से चीजें पास नहीं होंगी, तब तक ये इफेक्ट में नहीं आएगा। भूटान का जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस का पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस, उसने तो पास कर दिया, बट अपर हाउस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और भूटान वाले लोग क्या बोलते हैं कि देखो इससे क्या होगा, उनके अंदर बहुत सारा गाड़ी वाड़ी जो भी नेपाल से बांग्लादेश से कार्गो मूवमेंट ये सब बढ़ जाएगा, जो वो लोग नहीं चाहते हैं। तो एक फिक्स नंबर का आप कैप लगा दो कि मान लो डेली 100 शिपमेंट जाएगा या 200 या 500, ऐसा ये क्या लगा दो, आप कैप लगा दो, तो वो लोग पास करेंगे। बट ऐसा किया नहीं गया। अब वो लोग क्यों मना कर रहे हैं? वो लोग इसलिए मना कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि सिर्फ इससे इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, मतलब होता है हैप्पीनेस से। लोगों की हैप्पीनेस कैसे रहेगी, लोग खुश रहें भूटान के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वायरमेंट वहां पे डैमेज ना हो, बाकी चीजें ठीक रहे, वेहिकुलर ट्रैफिक कम हो, तो लोग वहां पे ज्यादा खुश रहेंगे रादर देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बाद में भूटान ने ये बोल दिया कि बाकी कंट्रीज जा सकती हैं। बाकी कंट्रीज मतलब कौन? नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया, ये तीनों मिल के एक साथ ये रेटिफाई कर चुकी हैं। तो एक साथ ये मिलजुल के काम इस पे कर सकते बिना भूटान को साथ लिए हुए ही। तो अभी फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि इसमें आगे क्या होना है। ठीक है, आई होप आपको BBIN समझ में आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल धड़ाक से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, जय हिंद।